हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज। टेस्ट नंबर है 19 और जो 17वीं बीपीएससी जो निर्धारित किया गया है ना फ्रेंड्स 23 सितंबर को, उसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और ये फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, और इससे पहले टेस्ट नंबर 18 तक हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज 90 डेज प्लानर और करंट अफेयर इसका हो रहा है, और एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके करंट अफेयर, और साथ ही साथ उसका जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो जाकर के देख लीजिएगा। खान ग्लोबल स्टडी का करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज, और परम आईएएस का टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, तो जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 19 परफेक्शन आईएएस का। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में से एक में 7 अग्निवेद, कितना 7 अग्निवेद हवन कुंडों की एक पंक्ति पाई गई है। इसके अलावा इन स्थल से हल से खेती का सबसे पुराना साक्ष्य और भूकंप का सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। उपयुक्त पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये तो अगर जानते होंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हल से खेत का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है फ्रेंड्स? तो ये कालीबंगा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में पूर्वी भारत में नए धर्मों का उदय हुआ जो बाद में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गए थे। उत्तर वैदिक काल में नए धर्मों के उदय का वास्तविक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यहाँ पे वास्तविक कारण बोल रहा है फ्रेंड्स, तो कारण तो सभी कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर एक वास्तविक कारण पूछा जाए तो वो है पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत। और कारण में तो ये भी हो सकता है कि वैदिक धर्म की कठोरता, तो इसकी वजह से यहाँ पे वास्तविक अगर बोला जाए तो वास्तविक बी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय दर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सांख्य प्रणाली का मानना है कि ब्रह्मांड का विकास ईश्वर के कारण हुआ है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, सांख्य का ऐसा मानना नहीं है। ठीक है, और दूसरा है, न्याय प्रणाली ईश्वर को संसार का निर्माण नहीं मानता है, तो ये गलत है। न्याय प्रणाली ईश्वर को संसार का निर्माता मानता है, ना कि नहीं मानता है, तो इसलिए गलत हो गया था। और सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन ब्रह्मांड को सांख्य दर्शन ब्रह्मांड का विश्वास ईश्वर के कारण नहीं बल्कि प्रकृति की अंतर्निहित गुणों के कारण है। तो ये माना था कि न कि ईश्वर के कारण हुआ था, प्रकृति के अंतर गुणों के कारण ईश्वर सांख्य का मानना क्या था? तो सांख्य का मानना था कि ब्रह्मांड का विकास ईश्वर के कारण नहीं बल्कि प्रकृति के अंतर्निहित गुण के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों गलत हो गया, और इसमें गलत ही कथन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ मेरी अभी क्लियर नहीं जा रही होगी, लेकिन थोड़ी सी अलग टाइप की आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि कोल्ड हो रखा था फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मैनेज करेंगे। और अगर आपको वीडियो में अच्छा से समझ नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं अच्छे से नहीं लग रहा है क्लियर, तो मैं अभी वीडियो कुछ दिन नहीं बनाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैम अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में अब थोड़ा वीडियो बनाई तो मैं बाद में करना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध और जैन साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप में फैले महाजनपदों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें महाजनपद कौन है? प्रश्न है कि उल्लिखित महाजनपद कौन सा है, तो किसके बारे में विशेषता है वो पढ़ लेते हैं। तो यह बुद्ध के काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण गणतांत्रिक राज्य था। यह गंगा के उत्तरी किनारे पर स्थित था, और यह 8 गणराज्यों के गणों का संघ था। तो ये किसके बारे में कह रहा है फ्रेंड्स? तो ये बज्जी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, बज्जी के बारे में, गंगा नदी के उत्तर में बज्जी है, और ये 8 गणों का एक संघ था, और ये बुद्ध के काल के दौरान ये महत्वपूर्ण गणतांत्रिक राज था। तो ये बज्जी के बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो राजतरंगिणी में शैव धर्म के अनुयायी था फ्रेंड्स। ठीक है, और राजतरंगिणी किसका पुस्तक है? तो कलहन का पुस्तक है, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछता है।
नेक्स्ट है वरुणर्क या देववर्णक, एक गांव है जो मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। देववर्णक में पाया गया एक शिलालेख जीवित गुप्त, कौन सा? जीवित गुप्त द्वितीय के शासनकाल का है, जो बाद के गुप्तों के बारे में जानकारी देता है। वरुणक गांव कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में भोजपुर में है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी? तो मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई स्थानिक थी फ्रेंड्स। और स्थानिक में कितने गांव होते थे? तो स्थानिक में 800 गांव होते थे, उसे स्थानिक कहते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। और 400 गांव वाले को द्रोमुख कहते थे, ये भी ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची का हिस्सा है? तो इसमें पूछ रहा सही उत्तर चुनना है। तो इसमें कुंभ मेला, जड़ियाल गुरु, पंजाब का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प, छऊ नृत्य और कालबेलिया लोकगीत, ये सभी यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और अभी फिलहाल क्या हुआ था? तो फिलहाल जो हुआ है वो गरबा गुजरात का है, जो 2023 में इसको अमूर्त धरोहर में रखा गया है, और 2021 में दुर्गा पूजा को भी किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, रिसेंटली ऐड हुआ है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि 14वीं शताब्दी के अंत में विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में बहमनी साम्राज्य के रूप में एक शक्तिशाली शत्रु से खतरों का सामना करना पड़ा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू किए थे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। और बहमनी साम्राज्य के स्थापना अस्तित्व में कब आया था? तो 1347 में आया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, और विजयनगर कब हुआ था? तो विजयनगर के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है, अकबर के प्रशासन में नस्क प्रणाली क्या थी? तो नस्क प्रणाली कौन सा था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी, किसानों द्वारा दिए जाने वाले कर को नस्क प्रणाली कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो सबसे पहले यही देख लेंगे फ्रेंड्स, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, तो इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था, तो ये सही है फ्रेंड्स। और मलिक काफूर तुगलक वंश का पहला सुल्तान था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, और इसमें सही कथन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। गाजी मलिक तुगलक वंश का पहला शासक था, न कि मलिक काफूर था। मलिक काफूर तो जो खिलजी थे ना, उसका गुलाम था फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी द्वारा 1674 में स्थापित मराठा साम्राज्य ने अंततः 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया था। छत्रपति शिवाजी किस वंश से संबंधित थे? तो छत्रपति शिवाजी भोसले वंश से संबंधित थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 का आंसर ए। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी कभी मुगल सम्राट अकबर की समृद्ध राजधानी थी। हालांकि अकबर ने 1585 में शहर छोड़ दिया और राजधानी वापस आगरा ले आया गया था। फतेहपुर सिकरी से राजधानी को आगरा स्थानांतरित करने के पीछे मुख्य कारण क्या होगा? तो मुख्य कारण था पानी की कमी और राजपूताना क्षेत्र की निकटता, तो दोनों था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ही इतना लंबा है और क्वेश्चन में ही डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब डिटेल्स दिया हुआ है, तो इसको और डिटेल्स में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आवश्यकता नहीं बता रही हूँ, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे बता दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट, तंबाकू का पौधा सबसे पहले दक्कन में आया और फिर उत्तर भारत में फैल गया। उत्तर भारत में तंबाकू किसके शासनकाल में आया था? तो ये उत्तर भारत में आया था अकबर के समय में फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों द्वारा 1605 में ही शुरू कर दी गई थी। और ये चीज़ इतना परेशान हो गए थे, जहांगीर इससे इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने क्या किया था कि तंबाकू पे ही बैन लगा दिया था, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत में किसके टाइम में आया था? तो अकबर के टाइम में आया था फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन गुर्दे में पानी के अवशोषण को बढ़ाता है जिससे मूत्र केंद्रित होता है? तो ये होता है एनडी या
यूरेटिक्स हार्मोन, ठीक है। तो इसको ADH, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो और इसे क्या तो वैसोप्रेसिन नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कथन सही कथन को चुनना है। तो धारवाड़ चट्टानें बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और तिर्तेक चट्टानें बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में पाए जाते, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसमें है धारवाड़ चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है। तो धारवाड़ चट्टानें सबसे युवा चट्टानों में से एक है और ये चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग की है। ये चट्टानें मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ियों सहित बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में पीछे हटते मानसून का विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है। तो सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर पीछे हटते मानसून से जुड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यह साफ आसमान द्वारा चिन्हित होता है, तो ये भी सही है। यह प्रायद्वीपीय के पूर्वी भाग में वर्षा लाता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यह तापमान में गिरावट द्वारा चिन्हित होता है, तो नहीं फ्रेंड्स, ये तापमान को बढ़ाता है, ठीक है, ना कि कम करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 17 का सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई आदिवासी आबादी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। तो इसका 2, 3, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बिहार में आदिवासी जनजाति है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका 18 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है फ्रेंड्स, और ये एग्जाम में ना 66 बीपीएससी में पूछ लिया था, तो ध्यान रखेंगे। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कच्छ का जो क्षेत्र है 45,652 है और लेह का है 45,110 और जैसलमेर का है 39,313 और बाड़मेर का 28,393 है किलोमीटर है, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो ये 500 से अधिक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। कितने हैं फ्रेंड्स, तो 572 है, कुल कितना 572 है, मतलब 500 से अधिक है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिका निर्माण और तंत्रिका कार्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, में पानी और मृत कार्बन पदार्थ, ये क्या है, तो ये अजैविक घटक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट है 24 का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। तो लाइकेन पार्क कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये उत्तराखंड में विकसित किया गया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कि ऊपर वर्णित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो इसका हो जाएगा पाई जाने वाली मिट्टी खुरदरी है, पाए जाने वाले अधिकांश जानवर निशाचर है और कई कीटों के पास मोमी कोट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का। ये किसके बारे में बोल रहा है, तो रेगिस्तान के बारे में बोल रहा है, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ये सब सारी विशेषता थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 26 का, और यहाँ पे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है और कौन सा सही है कौन सा गलत है वो देख लेंगे। तो 26 का क्या होगा, तो बीच, ओक, मेपल और चेरी जैसे वनस्पति टुंड्रा बायोस से संबंधित है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये गलत है। और साइबेरियन बाघ सवाना बायोम में निवास करते हैं, तो ये भी गलत है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी की सतह से लगभग केवल 2% हिस्से को कवर करता है, तो ये भी गलत है। और सवाना बायोस अफ्रीका में सबसे व्यापक है, तो ये सत्य है फ्रेंड्स, बाकी तीनों गलत था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी,
ठीक है। बीच, ओक, मेपल और चेरी जैसे वनस्पति समशीतोष्ण पर्णपाती वन में पाई जाती है, न कि टुंड्रा बायोस में, तो ये गलत हो गया था। और सेकेंड था साइबेरिया, तो इसमें तीनों तो गलत ही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट है, आकाश में उड़ने वाले जेट विमान अपने पीछे एक सफेद निशान क्यों छोड़ते हैं? तो 27 का आंसर हो जाएगा, जेट इंजन से नमी संग्रहित होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी कई संकेंद्रित परतों से बनी है जो एक दूसरे के अंदर है। पृथ्वी की सतह पे सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। महासागरीय क्रस्ट की गहराई कितनी होती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, 5 से 10 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन वायुमंडल के विकास का सही कालानुक्रमण है? तो 29 का आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा आदिम वायुमंडल का नुकसान, उसके बाद पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया, और तीसरा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल का संशोधन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 29 का डी। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के ज्वालामुखियों में से किस प्रकार की ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक है? तो 30 का आंसर हो जाएगा कॉलरेडा। ठीक है, कॉलरेडा में जो ज्वालामुखी है बहुत अधिक विस्फोटक है, तो ध्यान रखिएगा। कॉलरेडा पृथ्वी के ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोटक है। वे आमतौर पर इतनी विस्फोटक होते हैं कि जब वे फटते हैं तो वे किसी भी ऊंची संरचना का निर्माण के बजाय खुद पर गिर जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे लोकप्रिय तर्क बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी किसने प्रतिपादित किए थे? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, जॉर्जेस लेमेत्रे। जॉर्जेस लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी प्रतिपादित किए हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन देश नहीं है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया, सर्बिया और क्रोएशिया। ये क्या है? तो बाल्कन देश है। क्या नहीं है? तो कजाकिस्तान बाल्कन देश नहीं है फ्रेंड्स। बाल्कन यूरोप में 3 महान दक्षिणी प्रायद्वीप में से सबसे पूर्व भाग बनाता है। बाल्कन का आमतौर पे अल्बानिया, बोस्निया और हर्जगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवा इत्यादि है। तो इसमें कौन सा नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कजाकिस्तान नहीं था। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है फ्रेंड्स, और सही उत्तर चुनना है। तो बेरिंग जल संधि क्या करता है? तो बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। और जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। और बोस्पोरस जलडमरू काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है, बोस्पोरस जलडमरू क्या करता है? तो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। और तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी। ठीक है, इसमें ये तीनों पूछता है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा तो जिब्राल्टर और बेरिंग जल संधि ज़्यादा पूछता है जलडमरू, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 34 का कि निम्नलिखित पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से उपयुक्त प्रायद्वीप का उत्तर से दक्षिण कौन सा क्रम होगा? तो उत्तर से दक्षिण में कौन सा क्रम होगा फ्रेंड्स? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें पहले हो जाएगा चुचकी प्रायद्वीप, उसके बाद काम चटका प्रायद्वीप, उसके बाद हो जाएगा कोरियाई प्रायद्वीप और मलय प्रायद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संसद में सामान्य सार्वजनिक महत्व के मामले पर पीठासीन अधिकारी की सहमति से किए गए प्रस्ताव के अलावा कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इस संदर्भ में यदि भारत के राष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे किसी महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वह क्या होगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, मूल प्रस्ताव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन पूछना है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेंगे क्या सही है। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो ये भी सही है। तो दोनों आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, तो ये दोनों कथन सही था। इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी।
ठीक है। नेक्स्ट है 37 का कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है और वो भारत का वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि निर्वाचन मतलब वोटिंग होता है, लेकिन वोटिंग नहीं होता है, वोटिंग एक दल को होता है फ्रेंड्स। और जो दल, जो बड़ा सा दल होता है, जो सबसे बड़ा दल बनता है, उसका जो मुखिया होता है उसको राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसमें सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार ये कहाँ से लिया गया, तो ये कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव विधि कहाँ से ली गई है, तो राष्ट्रपति की चुनाव विधि ये कनाडा से नहीं लिया गया है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति की चुनाव विधि को आयरिश संविधान से लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केवल एक लिया गया है कनाडाई संविधान से और वो है सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य FDS मतलब फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कितने कथन सही है वो देखना है 39 का। तो इसमें मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति न्यायोचित होता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, न्यायोचित नहीं है। और दूसरा इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, तो भाग 4A में किया गया है, तो ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्यों को राष्ट्रव्यापी आंतरिक आपातकाल के दौरान संविधान में जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है फ्रेंड्स। तो भारत में मौलिक कर्तव्य को न्यायोचित प्राकृतिक माना जाता है। तो ये न्यायोचित प्राकृतिक माना जाता है फ्रेंड्स, ये न्यायोचित है। तो ये पहला तो सही हो गया। और दूसरा है इस कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। इन्हें आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर है ए, केवल एक सही है। ठीक है। भारत के जो मौलिक कर्तव्य है वो न्यायोचित नहीं है फ्रेंड्स, उसको न्यायालय द्वारा उसको नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे कि ये जो DPSP है वो भी न्यायोचित नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है और वह 10 दिनों के भीतर यह नहीं बताता है कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है, तो इसका क्या परिणाम होगा। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, वह केवल लोकसभा का सदस्य रहेगा। ठीक है। तो ऐसे सूचना देने पर क्या होता है, राज्यसभा की सीट उससे रिक्त हो जाती है, तो वो से केवल लोकसभा का सदस्य बना रह जाएगा। नेक्स्ट है 41 का कि भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता के किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 61वां संविधान संशोधन 1988 में ये संविधान जोड़ा गया था और ये पारित कब हुआ था, तो ये 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी 41 का। 42 का क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन से मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए उदाहरण के उपयोगी के उदाहरण है। तो इसका 42 का आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स 1980, गोलकनाथ मामला 1967 और बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है। तो धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कौन सा प्रकट करता है फ्रेंड्स, इसमें सही कथन को चुनना है। तो 43 का सही कथन क्या होगा, तो प्रस्तावना
अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 27 ये धर्मनिरपेक्ष का करता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो है डीपीएसपी है, डीपीएसपी अलग है। और ये डीपीएसपी क्या होता है, तो डीपीएसपी समेत ये ग्राम पंचायत है ना, उसका अनुच्छेद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है। नेक्स्ट है 44 का कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का राजनीतिक और विधायी प्रशासन राज्यों से अलग है। इस संदर्भ में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित नहीं है। तो 44 का क्या होगा, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, 244 नहीं है, जबकि 339 अनुच्छेद 239 और 239A और अनुच्छेद 241 ये क्या है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो ये ध्यान रखिएगा। 239 अनुच्छेद में क्या है, तो संविधान के भाग क्या है, तो भाग 8 में उल्लेखित अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। 239 में क्या है, तो 239 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। 239A कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थानीय विधानमंडल और विधान परिषद दोनों के निर्माण से संबंधित है। और 239AA में क्या है, तो दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और 244 में क्या था, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित और इसलिए यह विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ये क्या होगा, 244 नहीं है। 241 में क्या था, तो संगठन और कानून केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन करता है। तो इसका 44 का क्या होगा, तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो बी, 244 नहीं है, जबकि 239A और 241 है, जबकि वो नहीं है। तो 244 नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें नहीं है, वो पूछ रहा था। नेक्स्ट है 45 का कि संविधान के अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है, तो 45 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं किया गया है फ्रेंड्स। इसमें लिखा गया है कि अगर वो जो भी न्यायाधीश होंगे वो 65 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष और 6 वर्ष होना चाहिए। जो पहले कंप्लीट हो जाएगा वही होगा उनका कार्यकाल, कोई फिक्स नहीं किया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बजट के अतिरिक्त संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में विभिन्न अन्य अनुदान दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान तब जारी किया जाता है जब चालू वित्त वर्ष के दौरान उस वर्ष के बजट में परिकल्पित कुछ नए सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का अतिरिक्त अनुदान उसे कहते हैं। फिर इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के सामान्य नहीं होती है। तो किस मामले में नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक के मामले में और अनुदान की मांगों पर मतदान, ये दोनों क्या करता है, तो दोनों राज्यसभा से अलग कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति और राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग दोनों बराबर है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। 48 का सही कथन क्या होगा, तो पिछले 5 वर्षों में खाद्य सब्सिडी में लगातार वृद्धि हुई है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है सब्सिडी युक्त राशन को प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग किसी भी राज्य में किया जा सकता है। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 48 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 49 का क्या होगा, ये पढ़ लेते हैं। तो भारतीय कृषि क्षेत्र पिछले 6 वर्षों में 4% से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है और कृषि निर्यात 2021 से 22 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 49 का आंसर सी है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में अनुसूची वाणिज्य बैंकों की बैलेंस शीट में परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 50 और इसमें सही उत्तर चुनना है। तो 50 का क्या होगा? तो ऋण पर अग्रिम राशि, बैंक की शुद्ध सावधिक जमा, तो ये तो नहीं है, और बैंक के पास मौजूद सरकारी प्रतिभूति, तो ये सही है, और CRR या नगद आरक्षित अनुपात, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 3 और 4 सही है, जबकि दूसरा गलत है। 51 का है कि ऑपरेशन ग्रीन्स भारत में कृषि स्थिरता में किस प्रकार योगदान देता है? और इसमें सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। तो देख लेंगे इसमें क्या होगा। तो जैविक खेती की तरीके को बढ़ावा देकर, तो ये नहीं है फ्रेंड्स। और प्रमुख नाशवान फसलों के लिए मूल्य स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। और कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाकर, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑपरेशन ग्रीन्स खराब होने वाले प्रमुख फसलों के लिए मूल्य स्थिरीकरण पर केंद्रित है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी अगर हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिलती है तो उसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। कोई भी मतलब त्रुटि रह जाती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विशेष आहरण अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वित्त पोषण कोटा तंत्र का हिस्सा है? और इसमें सही उत्तर चुनना है। तो 52 का क्या सही होगा? तो इसका होगा जनसंख्या के आकार, तो नहीं, ये गलत है। GDP भारत औसत, तो ये सही है। खुलापन और आर्थिक परिवर्तनशीलता, ये तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लेकिन पहला गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घाटे के मुद्रीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम हो सकता है? तो 53 का आंसर 53 का क्या होगा? तो समग्र मांग में वृद्धि, सरकारी बांड की रेटिंग को कम हो जाता है, और रुपये का अवमूल्यन हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों सही है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे मुद्रास्फीति का सबसे संभावित प्रभाव क्या है? तो 54 का सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटे में वृद्धि, कुछ क्षेत्रों में मंदी, और चालू खाते के घाटे में वृद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। भारतीय मुद्रा की आधार मूल्य, तो ये नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 54 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 55 का क्या होगा? तो ENAM का उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना है, तो ये तो सही है। और दूसरा क्या है कि यह केंद्रीकृत ट्रेडिंग फ्लोर के साथ एक भौतिक बाजार के रूप में काम करता है, तो ये राष्ट्रीय आय के मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में शामिल नहीं है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। और ये तीसरा कथन भी गलत है फ्रेंड्स। यह योजना को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा लागू और प्रतिबंधित किया जाता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 55 का सिर्फ ए, क्योंकि पहला सही है, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों की जांच करें, और इसमें पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें भी सही कथन चुनना है। तो 56 का भी होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय का एक माप होता है, तो ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और तो इसका क्या होगा? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती का नहीं होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं है। ठीक है, और तीसरा है कि हस्तांतरित भुगतान राष्ट्रीय आय की गणना शामिल है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 56 का भी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आर्थिक संकेतों के संदर्भ में GFCF का क्या अर्थ होता है? तो GFCF का अर्थ क्या होता है ये देखना है फ्रेंड्स। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी।
सकल स्थिर पूंजी निर्माण को GFCF का मतलब सकल स्थिर पूंजी निर्माण होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 58 का कि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार लौह अयस्क के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, चौथा स्थान है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही कथनों का चयन करना है। तो सही कथन कौन सा होगा, तो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में 6.7 से बढ़कर 2023-24 में 7.8 हो गया है, तो ये सही है। और स्वास्थ्य व्यय 2017-18 में 1.9% से घटकर 2023-24 में 1.4 हो गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 59 का ए, पहला सही है जबकि दूसरा गलत है। ठीक है। स्वास्थ्य पर व्यय 15.8 का CAGR से बढ़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इस प्रकार क्या है, तो स्वास्थ्य व्यय 1.4 से बढ़कर 1.9 हो गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1.4 से बढ़कर 1.9 क्या है, फिर से देख लेते हैं। इसी प्रकार इस अवधि में स्वास्थ्य व्यय 1.4 से बढ़कर 1.9 हो गया, इसलिए दो का दूसरा कथन गलत है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा जीवाणु रोग जो कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है एक बढ़ता हुआ वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है, ये कौन सा है फ्रेंड्स, इसको 60 का आंसर हो जाएगा ए, तपेदिक को टीबी रोग भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कानून ने नियंत्रण बोर्ड बनाया और इसे भारत में नागरिक और सैन्य सरकार के सभी कार्यों या भारत में कंपनियों के अधिकृत क्षेत्रों के राजस्व की निगरानी और निर्देशित करने का अधिकार दिया है, तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अल्फांजो डी अल्बुकर्क के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इसमें सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स 62 का, तो सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने तंबाकू और काजू जैसी नई फसलों की शुरुआत की थी, तो ये सही है। उन्होंने गोलकंडा के सुल्तान से गोवा छील क्षेत्र पर कब्जा किया था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और उन्होंने स्थानीय महिलाओं से शादी करने को प्रोत्साहन दिया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ लेते। अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक पुर्तगाली जनरल था। उन्होंने 1509 से 1515 तक भारतीय पुर्तगाली वायसराय के रूप में कार्य किए थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने तंबाकू और काजू जैसे नई फसलों की पेश की थी। ठीक है। उन्होंने भारत में आलू, मक्का, पपीता, मूंगफली, एवोकेडो, तंबाकू और मिर्च जैसी फसलें पेश किए थे। उन्हें खमीर के किण्वन करने की तकनीक शुरू करने का भी श्रेय जाता है। उन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान किसे, तो गोलकुंडा यहाँ पे लिखा हुआ था इसीलिए गलत हो गया था। बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा छीन लिया था। उन्होंने भारत में स्थायी बस्ती स्थापित करने के लिए स्थानीय महिलाओं से शादी करने को प्रोत्साहन किया था। तो ये क्या होगा, तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ड्रॉक्टिन ऑफ लैब्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन इसमें चुनना है। तो इसका होगा इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेश किया था, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और नागपुर और सतारा की रियायतों को ड्रॉपिंग एंड ऑफ लैब्स की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था, तो ये भी सही, ये सही है, पहला गलत है। ये डलहौजी के टाइम में हुआ था फ्रेंड्स, तो व्यापकगत का सिद्धांत, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 64 का कि ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस लड़ाई से संबंधित है। तो ब्लैक होल त्रासदी प्लासी युद्ध के समय हुआ था फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 65 का कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कितने सही है, वो पूछ रहा है कितने सही है। तो 65 का
हो जाएगा केवल 3 सही है। कौन कौन? तो पागलपंथी कब हुआ था फ्रेंड्स? तो पागलपंथी आंदोलन करीम शाह, तो ये सही है। पागलपंथी जिसे धर्म, सद्भावना, अहिंसा और विश्वास होता है, करम शाह द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। और रामोसी, तो रामोसी आपका रामोसी बुद्ध भगत, तो ये गलत है फ्रेंड्स। कोल विद्रोह चित्तूर सिंह, संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू, तो ये सही है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, तो ये 3 सही है। 1, 4 और 5 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है, जबकि रामोसी और कोल विद्रोह गलत है। ठीक है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो अंग तो है, मगध भी है और बज्जी भी है, तो इसमें सूरसेन वंश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नहीं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। फ्रेंड्स, बिहार तथ्य संग्रह में जो एडिटोरिया का है ना, वो मैंने पूरा वीडियो करवा रही हूँ, पूरा बुक करवा दी हूँ। और इम्तियाज अहमद का जो MCQ बुक आता है, जो 4 ऑप्शन वाला रहता है, वो भी मैंने पूरा करवा दिया है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जा करके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। उससे क्या होगा कि बिहार का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है 67 का। 67 का क्या है फ्रेंड्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था? तो 67 का आंसर हो जाएगा महादेव लाल सराफ, श्याम नारायण सिंह और गौरी शंकर सिंह, ये सभी थे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। 67 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कथन सही कथन चुनना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 1905 के वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 68 का ये बिल्कुल सही है। और दादा भाई नौरोजी 1, 2, 3, 4 बार नहीं किए थे फ्रेंड्स, वो 3 बार ही किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने कब कब किए हैं? दादा भाई नौरोजी ने जो सेकेंड कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था तब वो तो किए थे, और 1853 में भी किए थे दादा भाई नौरोजी, 93 में किए थे फ्रेंड्स, और 1906 में किए थे कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, तो उसमें सही कथन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण द्वारा किस आंदोलन के दौरान गठित किया गया था? तो 69 का आंसर हो जाएगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के संबंधित है? तो उन्होंने ब्रिटिश भारत में लगभग 18 साल जेल में बिताए। भारत सरकार ने 23 मार्च 2000 को उनके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं, और वह भुसावल को काकोरी, तिरहुत और देववाल षड्यंत्र मामले में सह अभियुक्त थे। तो ये किसके बारे में कह रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बसावन सिंह के बारे में भी सारे विशेषताएं थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विधान चंद्र राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसमें यह ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे और वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, तो ये भी सही है। उन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 71 का बी होगा। उन्हें कब दिया गया था भारत रत्न? तो 1961 में ही भारत रत्न दे दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे। और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, विधान चंद्र राय। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, 71 का बी। 72 का कि आकार के आधार पर DNA टुकड़े को अलग करने के लिए किस जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 73 का कि कौन सी मस्तिष्क संरचना भावनाओं को विनियमित करने में शामिल है और लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का बी, एमिगडाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये किस तरीके का होता है? तो बादाम जैसे आकार का दर्शाता है फिर, तो वो भी ध्यान रखेंगे। 74 का होगा निम्नलिखित परिवर्तन के प्रक्रिया की खोज किसने की जिससे यह समझ में आया कि DNA अनुवांशिक पदार्थ है? तो किसने करा था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने।
ठीक है, ग्रिफिथ ने किया था कि जीवाणु परिवर्तन की प्रक्रिया की खोज किसने की, जिन्होंने यह समझ में आया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटिश जीवाणु विज्ञान फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जीवाणु परिवर्तन के पहले प्रदर्शन की रिपोर्ट की और एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें बाहरी डीएनए को एक कोशिका द्वारा लिया जाता है, जिसे इसकी आकृति विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान बदल जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रिचर्ड डॉकिंग्स की किस पुस्तक ने विकास में चयन की प्राथमिक इकाई के रूप में जीन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है, तो 75 का आंसर हो जाएगा बी, द सेल्फिश जीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें गंडक नदी उपयुक्त में से किस जिले से होकर बहती है, तो गंडक नदी के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, तो इसका 76 का आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण से और गोपालगंज से। ठीक है, जमुई और पटना से तो बिल्कुल गंडक नदी नहीं जाती है, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने हाल ही में दूसरा बहुआमी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसके सही उत्तर चुनना है 72 का। तो बिहार की 50% से अधिक आबादी बहुआमी गरीबी में है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और दूसरा, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में 33.76% लोग बहुआमी रूप से गरीब हैं। इसमें पहले राष्ट्रीय एमपीआई के संबंध में 18.13% की गिरावट दर्ज की गई है, तो इसमें 50% नहीं है फ्रेंड्स, 33.76 है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा, भारत में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है, तो 78 का बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की स्थापना 2020 में हुआ था, तो ये सही है फ्रेंड्स। और कांवरताल बिहार का एकमात्र रामसर अनुसार है, तो ये गलत हो गया। अब भी क्या हो गया कि नागिनट्टी बांध भी इसमें शामिल हो गया है, तो वो गलत हो गया। और कांवरताल बिहार का एकमात्र सामुदायिक अभ्यारण्य है, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों गलत है। क्योंकि अभी 2024 में जमुई जिले की नागिनट्टी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 79 का कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। इसमें है कि राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण फिलीपींस की सहायता से की गई है, तो फिलीपींस की सहायता से तो बिल्कुल नहीं की गई है फ्रेंड्स। ये कहाँ से, जापान की सहायता से की गई है, तो पहला तो गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और सही क्या है, तो ये देख लेते हैं। तो स्तूप बौद्ध संरचनाएं हैं जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महावीर ने जिम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त की थी, तो ये सही है। और संवेद शिखर जैन धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थल है, तो ये भी सही है। गलत कौन था, तो गलत ए था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इसमें पूछ रहा है सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सही है। तो मुंगेर में निम्न पुनर्पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। चिरांद में नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं, तो ये भी सही है। और क्या, और इसमें अशोक ने मोगली पुतिस्त की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में दूसरी बौद्ध संगति की है, तो दूसरी नहीं की है फ्रेंड्स, ये तीसरी किए थे, तो इसलिए गलत हो गया। और विनय पिटक और सूत पिटक को दूसरी बौद्ध परिषद में संकलित किया गया था, तो विनय पिटक और सूत पिटक को पहले में किया गया था, तो ये दोनों गलत हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी हो गए हैं लेकिन व्यू बहुत कम आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं ये नहीं जान पा रही हूँ कि सब्सक्राइबर होने के बावजूद व्यू क्यों इतना कम क्यों आ रहा है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं व्यू, तो आप बताएं कि आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है जो हमारा व्यू नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप वीडियो क्यों नहीं देख
देख रहे हैं वो देखना मतलब जानना मुझे ज़रूरी है। अगर सही है तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे, कोई देख नहीं रहे, तो फिर वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम काफ़ी एनर्जी लगता है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि व्यू क्यों नहीं जा रहा है इतने, क्योंकि सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट 4000 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में कृषि उत्पादकता और उत्पादन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 81 का कौन सा सही नहीं है फिर से देख लेंगे। तो रोहतास बिहार में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये बिल्कुल सही है। मधुबनी जिला बिहार में चावल का सबसे छोटा उत्पादक है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और मधेपुरा में गेहूं की उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है और मधुबनी में गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सबसे कम है। तो इसमें कौन सा गलत पूछ रहा, कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रोहतास जिले में सबसे अधिक चावल होता है जबकि शिवहर में सबसे कम चावल उत्पादन होता है। बिहार एक महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक राज्य है जो देश के 8% गेहूं उगाने में वाले क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादन में 5.7 का योगदान देता है। 2022 के अनुसार मधेपुरा में 3805 किलो हेक्टेयर में गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक है और मधुबनी में सबसे कम है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मधुबनी में गेहूं सबसे कम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस संदर्भ में बिहार के 23 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो 23 अप्रैल को क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसके 82 का आंसर हो जाएगा बी। वीर कुंवर सिंह ने 1857 में इसी दिन कैप्टन ली ग्रांट और उनकी सेनाएं को हराए थे, लेकिन उन्होंने 26 अप्रैल को उनकी भी डेथ हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है एनी बेसेंट और तिलक ने क्रमशः मद्रास और पुणे में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। पटना में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे, तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, महजरुल हक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मैं आपको एक बार और बता दी हूँ, तो बिहार तथ्य संग्रह में जो एडिटोरिया का था हमारा पूरा बुक अब कंप्लीट हो गया है और इम्तियाज अहमद का भी कंप्लीट हो गया, तो जाकर जरूर देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इस संदर्भ में चांद, भैरव, फूलो, सांझो, झानो और आदि नेता किससे जुड़े थे, तो चांद भैरव किससे जुड़े हुए थे फ्रेंड्स, तो 84 का आंसर हो जाएगा सी, संथाल विद्रोह में। ठीक है, तो संथाल विद्रोह में ये लोग जुड़े हुए थे और ये ना उस टाइम का ये कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ है फ्रेंड्स। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 84 का आंसर हो जाएगा सी। सिद्धू कान्हू चांद भैरव भी थे और आगे लोग भी थे। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 85 पर सही कथन क्या होगा, तो इसका होगा मगध के शासक बिंबिसार ने धन्वंतरी नामक राजवैद्य को प्रदोत राजा के उपचार के लिए अवंती भेजा था, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। 85 का ये तो गलत है कि धन्वंतरी नहीं, उनका जीवक नाम का राजवैद्य थे, तो पहला तो गलत हो गया। जीवक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौजूद वैद्य थे, तो ये भी दोनों गलत हो गया। जीवक बिंबिसार के टाइम में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है इस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म बिहार के सारण में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा में केवल 20 दिन शेष रहते पटना कॉलेज छोड़ दिए थे। बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। बाद में वे भारत में समाजवाद के प्रमुख सेनानी बन गए। उपयुक्त वाक्यांश किसके बारे में है, तो ये जयप्रकाश नारायण के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि जयप्रकाश नारायण 20 दिन शेष बचा था और वो छोड़ दिए थे कॉलेज, तो इसके बारे में है, तो इनका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और इन्हों 1999 में मतलब 1999 में भारत रत्न दे दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका होगा महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, तो ये सही है। गिरिवरधारी चौधरी बिहार से एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भाग लिए थे, तो ध्यान रखिएगा दांडी मार्च में कौन भाग लिए थे बिहार से, तो
धारी चौधरी। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद की थी, तो बिल्कुल सही है। डच व्यापार के उद्देश्य से बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये तो पुर्तगाली हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा इसमें गलत ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 88 का कि बिहार की कौन सी 3 नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है, तो कौन कौन करता है फ्रेंड्स, तो ये है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 88 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें गंडक, कर्मनाशा और घाघरा जो है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है, तो सही कथन क्या होगा 89 का, तो इसमें बरैला झील कटिहार में बिल्कुल गलत है। बरैला झील कटिहार में महानदी नदी के घुमावदार बहाव के द्वारा बनी गोखुर झील है, तो बिल्कुल गलत है। बरैला झील तो ये बरैला झील वैशाली मेहना की कटिहार में है। बरैला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है रेलवे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के प्रमुख कारकों में से एक है। सरकार ने 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू करने का फैसला किया है। इस संदर्भ में बिहार के निम्नलिखित में से किन स्थानों की पहचान की गई है। कार्गो शक्ति पहचान गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के लिए की गई है फ्रेंड्स, तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें चमुआ पश्चिम चंपारण में है और बुधमा मधेपुरम में, खुदीराम बोस पूसा समस्तीपुर ये सभी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो सही कथन क्या होगा 91 का, तो नीलगाय सबसे बड़ा एशियाई मृग है, तो ये सही है। भारत का पहला नीलगाय अनुसंधान केंद्र बिहार के भोजपुर जिला में खोला जाएगा, तो भोजपुर में नहीं है सर फ्रेंड्स, ये बक्सर में खोला जाएगा, तो इसीलिए दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेशी दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए देश में 57 स्थलों को अधिसूचित किया है। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान को इसमें शामिल किया गया है, तो 92 का आंसर हो जाएगा दो गया और नालंदा को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 92 का आंसर है बी। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में वंदे भारत ट्रेनों निम्नलिखित में से किस रूट पर शुरू की गई है, तो 93 का आंसर हो जाएगा पटना गोमती नगर और पटना न्यू जलपाईगुड़ी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो 94 का सही कथन क्या होगा, तो चींटियां एक दूसरे को गंध से पहचान लेती है, तो बिल्कुल सही है। और मधुमक्खी के छत्ते के सदस्य एक दूसरे को अपनी आंखों के फड़फड़ाने की आवृत्ति से पहचान लेते हैं, तो ये गलत है। फिर ये डांस जो होता है ना, वो डांस करते एक प्रकार के, तो इसकी वजह से लोग को पहचान हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी के छत्ते का सदस्य एक दूसरे को गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, और मधुमक्खी के छत्ते में एक विशेष गंध होती है जो एक दूसरे को सदस्यों की पहचान में मदद करती है। उनका एक अलग प्रकार का डांस भी होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ए। नेक्स्ट है हाल ही में हवाई यातायात के प्रबंधन के लिए ईशान नामक एक भारतीय परियोजना शुरू की गई है। ईशान पहल की सही विस्तारित रूप की पहचान करें, तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, भारतीय एकल आकाश सामंजस्यपूर्ण वायु यातायात प्रबंधन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मानव जीव में 1500 से अधिक स्वाद कलिकाएं होती है और ये स्वाद कलिकाएं तंत्रिका कोशिका के समूह है जो मस्तिष्क को संवेदी संदेश प्रेषण करती है। निम्नलिखित में से कौन से 5 मूल स्वाद है जो स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करते हैं, तो इसका सही उत्तर कितने सही उत्तर होंगे इसमें 96 का, तो 96 का आंसर हो जाएगा मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा और उपामी चटपटा, ये सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है ये ना 68 बीपीएससी में पूछ लिया था, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कौन सी तकनीकी मुख्य रूप से बड़े पैमाने पे डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है, तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, बिग डेटा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला है जहां हमलावरों सेवा को बाधित करने के लिए नेटवर्क पर अत्यधिक ट्रैफिक भर देते हैं। तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, DDoS। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं है। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की द्वितीय तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होते। ये आंतरिक तरंगे 3 प्रकार के होते हैं और अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे और सतही तरंगे। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन अनुदैर्ध्य तरंगे है, तो अल्ट्रासाउंड, स्प्रिंग का कंपन और सुनामी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 99 का आंसर हो गया। 100 का है कि एक ऑर्केस्ट्रा में एक ही समय पर वायलिन और बांसुरी बजाई जाती है। दोनों ध्वनियों एक ही माध्यम यानी हवा से होकर गुजरती है और एक ही समय पर हमारे कान तक पहुंचती है। हालांकि हम वायलिन की आवाज़ को बांसुरी की आवाज़ से अलग अलग अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, क्यों होता है ऐसा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। इसके जो आंसर है डी, कोई नहीं है फ्रेंड्स। इसमें पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि इसका आंसर हो जाएगा सी, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर है सी। ठीक है, जिसमें दोनों ध्वनि की पिच में अंतर और दोनों ध्वनियों का आयाम में अंतर। तो इसका आंसर है सी। फ्रेंड्स, ये वाला जो एग्जाम में ना आपको पूछा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, PYQ में आपको मिल जाएगा, जो रिसेंटली PYQ में मिलेगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंगों की ऊर्जा अलग अलग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा घटते क्रम में है? तो 101 का आंसर हो जाएगा गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर रे किरणें, एक्सरे किरणें, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लेंस के उपयोग के बिना एक अद्वितीय फोटोग्राफिक छवि बनाना क्या कहलाता है? तो 102 का आंसर हो जाएगा, 102 का आंसर हो जाएगा ए, होलोग्राफी। नेक्स्ट है क्या होगा जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है? तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये हो जाएगा, इसकी गति कम हो जाती है और ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 104 का कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण बादलों को वायुमंडल में तैरने में सक्षम बनाता है? तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, कम घनत्व। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से जल के पृष्ठ तनाव के कारण संभव होता है? तो 105 का आंसर हो जाएगा जल की बूंदों को गोलाकार आकार देना और द्रव की बूंदों के सिकुड़ने और न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इसमें कौन सा फ्रेंड्स, ये अब ना ये अभी आपको मैथ आ गया है तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें कौन सी दो चिन्ह आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा? तो ये मैथ है फ्रेंड्स, तो मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो ध्यान रखेंगे। इसमें तो वैसे प्लस और डिवाइडेड, इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं इसको PDF प्रोवाइड करा दूंगी फ्रेंड्स, वहाँ पे जा करके आप इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किसी विलयन का pH मान 5 से 3 हो जाए तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो 107 का आंसर हो जाएगा डी, 100 गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। 67 में आई थिंक पूछा है, तो 68 में आप देख लेंगे। नेक्स्ट, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं उतर जाते हैं और देखते हैं कि पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो 108 का आंसर हो जाएगा सी, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कौन सा कथन सही है, तो ये देखना है फ्रेंड्स। तो 109 का आंसर हो जाएगा डिटर्जेंट पानी में पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। साबुन तथा डिटर्जेंट ऐसे पदार्थ होता है जो पानी में घुलने पर सतह से गंदगी हटाने में सक्षम होता है। ठीक है, और ये पृष्ठ तनाव को बढ़ाता नहीं है, ये कम कर देता है फ्रेंड्स। तो पहला तो गलत हो गया, और दूसरा में साबुन फैटी एसिड और क्षार घोल के मिलने से बनता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है 110 का कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फोटो केमिकल ग्लास में उपयोग किया जाता है? तो फोटो केमिकल ग्लास में उपयोग किसे किया जाता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिल्वर क्लोराइड को। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्कॉटी लॉ कब देता है? तो 111 का आंसर हो जाएगा ए, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाने वाला पहला यौगिक है? तो 112 के आंसर हो जाएगा बी, यूरिया। ठीक है, यूरिया को पहली बार 1773 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ हेलेरी मैरी रूपेल ने मूत्र से अलग किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सीमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? तो कौन सा इसमें सही नहीं है? फिर तो 13 का आंसर हो जाएगा सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो ये सही है। सीमेंट का जमना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। सीमेंट के जमने की गति बढ़ाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये जिप्सम सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ना कि जिप्सम मिलाया जाता है जल्दी से जमने के लिए, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा गलत है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा मैथ है, मैथ और रीजनिंग हमारा 10 क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आप अच्छे से करके जाएंगे तो 10 क्वेश्चन ये सब बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर करेंगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में माफ़ कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसका डाल दूंगी PDF, तो आप जा करके वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, तो भारत का एक पारंपरिक कला रूप में बेला प्रिंटिंग लुप्त होने के कगार पे है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो 123 का आंसर हो जाएगा डी, गुजरात का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है, तो 124 का सही कथन क्या होगा? तो प्रधानमंत्री ने 18 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए हैं, तो 18 जून को नहीं किए हैं फ्रेंड्स, ये 19 जून को किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। ये डेट भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब बिहार में गंगा अमृत योजना जो था ना, शायद यही नाम है उसका, तो उसमें किस दिन को राजगीर में स्टार्ट किया गया था और किस दिन को में स्टार्ट किया गया था, ये क्वेश्चन आपको 69 VPSC में पूछ लिया था, डेट पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री ने 19 जून को 2024 को राजगीर में नालंदा में प्राचीन खंड स्थल के पास एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए थे। दूसरा है, भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, ये 2010 के अधिनियम से किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट 125 का कि हाल ही में हमारे PM ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्य अर्घ्य दिए थे, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? तो 125 का आंसर है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है, 18वें लोकसभा चुनाव में महिला प्रतिनिधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो सही कथन क्या होगा? तो 2024 में चुनावों में लड़ने वाले कुल उम्मीदवारों में से लगभग 10% महिला थी, तो ये सही है। और 17वीं लोकसभा की तुलना में 18वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधि तो बढ़ा है, तो नहीं है फ्रेंड्स, ये घटा है फ्रेंड्स। 17वीं लोकसभा की तुलना में 18वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व कम हुआ है, ना कि बढ़ा है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित बायसियन ग्लोबोन्यूशनल न्यूट्रल नेटवर्क निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो 127 का आंसर हो जाएगा ए, जलवायु पैटर्न की भविष्यवाणी। नेक्स्ट, हाल ही में कैंपी फ्लेग्रेड सुपरनोवा कैनो चर्चा में था, इसकी सही स्थिति की पहचान करें, तो ये कहाँ पे है वो देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 128 का ए, इटली में। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लैक टाइगर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन क्या होगा? तो इसे मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स कहा जाता है, तो ये सही है। और ये वे IUCN स्थिति के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, तो इसका दूसरा कथन गलत है फ्रेंड्स, पहला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लुप्त प्राय में है फ्रेंड्स, लुप्त प्राय ना कि संकटग्रस्ती में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, संकटग्रस्त नहीं है, ये लुप्त प्राय है, मतलब वहाँ पे कम हो रहा है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम
की प्रारंभिक डेटा रैंकिंग जारी की है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक प्रथम स्थान पे रहा है? तो 130 का आंसर हो जाएगा ए, तिरियानी। नेक्स्ट है भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया जाता है? तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये फ्रेंड्स ये आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 यूएई के द्वारा साथ में किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो पहली बार राजस्थान के शुष्क इलाकों में आयोजित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 132 का कि कोबे जापान में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन को चुनना है। 132 का पहले तो यही देख लेंगे फ्रेंड्स कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, तो इसमें गलत पूछ रहा है। तो पहला है सचिन खिलाड़ी ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये सही है। और एकता भयान ने महिला में F51 क्लब थ्रो में रजत पदक जीती है, तो दूसरा गलत है फ्रेंड्स। इसमें किसने जीता है? तो कशिश लकाड़ा ने रजत पदक हासिल किया, जबकि अल्जीरिया की नादजेत बाउचरफ ने महिला में F1 क्लब में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, सचिन खिलाड़ी ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि एकता भयान ने कोबे जापान में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं के F51 क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीती है, ना कि रजत पदक जीती है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गोल्ड जीती है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गलत कथन चुनना था, ना कि सही। तो सही तो कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप 2027 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 133 का आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो सुल्तान अजलान और शाह ट्रॉफी किसने जीता है फ्रेंड्स? तो 134 का आंसर हो जाएगा सी, जापान ने जीता है। जापान ने मलेशिया में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है, तो ये पहला जीता था, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 135 का कि निम्नलिखित में से किसने एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन नामक पुस्तक लिखी है? तो 135 का आंसर हो जाएगा ए, अनुराधा मास्केरहान। नेक्स्ट है 12 वर्षों में पहली बार रूस के नया रक्षा मंत्री मिला है। रूस को नया रक्षा मंत्री मिले हैं, इसके संदर्भ में मंत्री का नाम बताइए। तो रूस का नया रक्षा मंत्री कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 136 का आंद्रे बेलोसोव है। नेक्स्ट है इसका आंसर है डी। 137 का है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट टेंस इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रमशः सबसे बड़े हथियार निर्यातक और आयातक देश है? तो 137 का आंसर हो जाएगा डी, यूएसए और भारत। सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? तो यूएसए, और आयात कौन करता है? तो भारत करता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 137 का आंसर डी। 138 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघयान 2024 कार्यक्रम का विषय था? तो 138 का आंसर है ए, जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति, आंसर ए। नेक्स्ट 139 का कि निम्नलिखित में से किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला है फिर? तो 139 का आंसर हो जाएगा अजीत मिश्रा को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से गारंटी देता है? तो 140 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश को इन बीमारियों से निपटने में अपने अनुकरणीय प्रयासों के लिए खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो 141 का आंसर हो जाएगा डी, भारत को। ठीक है,
यह पुरस्कार वाशिंगटन में अमेरिकन रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन से प्राप्त हुआ है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 50 जिलों में लगातार खसरे का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि 226 जिलों में पिछले 12 महीनों में रूबेला का कोई मामले सामने में नहीं आया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मनु भाकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा? तो उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीते हैं और वह ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है बाधावन बंदरगाह भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनने वाला है। यह बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में। बाधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे। 144 का है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 144 का आंसर हो जाएगा बी, 2025 को। नेक्स्ट है H5N2 बर्ड फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन चुनना है। तो इसमें कौन सा गलत कथन है? तो इसका यह एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के उप प्रकारों में से एक है। तो ये सही है फ्रेंड्स। और RT-PCR निदान के लिए नियोजित एक तकनीकी है। तो ये भी सही है। ओसेल्टामीर, विमीर और जनामिवीर जैसे एंटीवायरल दवाओं बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई भी सही, इसमें कोई भी नहीं, मतलब इसमें से कोई भी गलत नहीं है क्योंकि गलत कथन पूछ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 146 का क्या है कि प्रवाह सॉफ्टवेयर हाल ही में खबरों में रहा था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 146 का आंसर हो जाएगा बी, प्रक्षेपण यान से। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें और इसमें लिखा है कि उपयुक्त में युग्मों में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो GI टैग उत्पादन है और ये राज्य है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका क्या होगा, कौन सा मेल खाता है? तो इसका आंसर है बी, मतलब पहला अंबाजी व्हाइट मार्बल्स कहाँ है? तो ये गुजरात का है। तो ये सही है। लकडोंग हल्दी सिक्किम का है। तो लकडोंग हल्दी सिक्किम का नहीं है फ्रेंड्स। ये लकडोल हल्दी की GI टैग दिया गया। ये हल्दी की यह किस्म अपने उच्च क्यूमकरी सामग्री के कारण विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो लकडोंग हल्दी सिक्किम का नहीं, मेघालय का है। तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। और अजरक क्राफ्ट तेलंगाना का। तो ये गलत है फिर। अजरक क्राफ्ट जो है वो गुजरात का है। ठीक है। तो इसमें पहला सही, इसमें सही पूछ रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला सही है, जबकि दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो 148 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकाना। तो ये तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिल जाएगा। क्योंकि मैं जितने भी टेस्ट सीरीज करवाई, जैसे आधार टेस्ट सीरीज या जुनून टेस्ट सीरीज या फिर खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट सीरीज या परम महेश का, तो इसमें से एक क्वेश्चन किसी न किसी टेस्ट में हमें ज़रूर मिला है। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। 148 का आंसर हो जाएगा डी, सभी है। नेक्स्ट है G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक अपने कोयले आधारित बिजली संयंत्र को बंद करने के लिए एक समझौता किया है? तो 149 का आंसर हो जाएगा डी, 2035 तक। नेक्स्ट है भारतीय मसाला बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका सही कथन क्या होगा? तो यह मसाला बोर्ड अधिनियम 1994 के तहत एक वैधानिक संगठन है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। यह मसाला बोर्ड गठन 26 फरवरी 1987 में मसाला बोर्ड अधिनियम के तहत 1986 के तहत तत्कालीन किया गया था। तो 1994 नहीं, 1986 में हुआ था। इसका मुख्यालय इंदौर में है। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कोचीन में है, ना कि इंदौर में है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यात और उपभोक्ता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन एक और दो गलत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम पे ट्रांसफर कर दूंगी, तो वहाँ पे जाकर के आप खुद से भी टेस्ट दे सकते हैं। इसका सॉल्यूशन और PDF मतलब क्वेश्चन दोनों कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।